नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वहां भी और यहां भी बगैर इस फ्रेम के आप अमेरिका से आ रही शर्मनाक तस्वीरों को नहीं समझ सकते हैं। उन तस्वीरों में भागती, दौड़ती और हिंसा करती हुई एक और भीड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक नहीं हैं, ये ट्रंप के समर्थक हैं, जिन्हें रिपब्लिकन से ट्रंप यानी एक नेता के समर्थक में बदला गया और फिर उनसे एक भीड़ बनाई गई जो वॉशिंगटन डीसी से लेकर अमेरिका की कई शहरों में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, मगर इन्हें पूरी दुनिया में एक तरह से नहीं देखा जा सकता है। भारत में बैठकर आप इसे सिर्फ अमेरिका में हो रही घटनाओं की तरह नहीं देख सकते। आपको यहां इस तरह की हो चुकी या होने वाली घटनाओं की आशंकाओं के बारे में सोचना ही पड़ जाएगा। यह भीड़ सिर्फ ट्रंप समर्थकों की नहीं है। दुनिया के कई देशों में समर्थक के नाम पर ऐसी भीड़ तैयार की गई है, यहां भी वहां भी। आपको समझना यही है कि इस भीड़ के बनने की प्रक्रिया एक समान है, यहां भी और वहां भी। और इस भीड़ के खतरे क्या एक समान हैं, यहां भी और वहां भी। आज की रात आप मुझसे नजरें चुरा सकें, इसलिए मैंने एडिटिंग थोड़ी तेज कर दी। हमारी जुबान में इसे फास्ट इंटरकट कहते हैं। ताकि आपको आज की तस्वीरें देखते हुए फ्लैशबैक दिखे, और जब तक फ्लैशबैक में आपकी चुप्पी दिखने लगे, आपकी नजरें आज की तस्वीरों में भटकने लगे। कि आपको दिख रहा है कि कैसे 2018 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसी ही एक भीड़ थाने को जला देती है, पुलिस पर हमला कर देती है और इस तरह घेर लेती है कि उसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मार दिए जाते हैं। क्या यह भीड़ उन्हीं तत्वों से नहीं बनी है जिनसे अमेरिका की यह भीड़ बनी? थिंक एंड मूव फास्ट, मेनी मोर टू कम। उस वक्त बीजेपी के विधायक का बयान था कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने खुद को बचाने के लिए हताशा में गोली मार ली थी। उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो भीड़ आक्रामक हो गई। ये विधायक जी का बयान था। जनवरी 2020 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आए थे। हाथ में डंडे और छड़ लेकर लड़कियों को मार रहे थे, प्रोफेसरों का पीछा कर रहे थे, हमला कर रहे थे। एक साल बाद भी हमलावर का पता नहीं। ये लोग कौन थे? उस दौरान कई मीडिया रिपोर्ट में छप चुकी हैं बातें। इन्हें बचाने वाले कौन हैं, ये आप जानते हैं। दिस माइट बी क्लोज टू द रियलिटी ऑफ कैपिटल हिल। उदयपुर की यह भुला दी गई तस्वीर अमेरिका के कैपिटल हिल में हो रही घटनाओं के सबसे करीब। अदालत के परिसर की गेट पर चढ़कर ध्वज फहराने वाले और उनके समर्थन में नारे लगाने वाले कौन थे, किसके थे? किसने इन लोगों को बचाया होगा? किन लोगों ने इन्हें देखकर अनदेखा किया होगा? क्या ऐसी भीड़ अमेरिका में या भारत में एक रात में बन गई? क्या वहां और यहां ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसी तस्वीरों, ध्वजों और नारों पर गर्व महसूस करते हैं और ये नहीं देखते कि कहां और किस संदर्भ में लगाए जा रहे हैं? हत्या और संस्थाओं के विध्वंस के लिए या जीवन या निर्माण के लिए? पतन की ऐसी घटनाओं के लिए छाती पीटने का एक रूपक भी गढ़ा गया, अंग्रेजी में जिसे न्यू लो कहते हैं। हर घटना से पहले की घटना की तुलना की जाती और न्यू लो कहा जाता, जबकि सभी घटनाओं के पतन का कारण ही एक था। न्यू लो नहीं है, ये वही लो है जो LOW है। शाहीन बाग के सामने पुलिस के बीच पिस्तौल लहराने की घटना आप याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बहुतों ने इसे समर्थन किया था। बस यही पूछना था कि ऐसे लोग अमेरिका की इस घटना की निंदा कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? जस्ट आस्किंग एंड लाफिंग ऑल्सो। सिर्फ संसद की इमारत पर हमले को लोकतंत्र पर हमला नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 6 जनवरी का दिन अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास के शर्मनाक दिनों में एक है। अमेरिका ने सदियों लगाकर अपनी संस्थाओं का निर्माण किया, मजबूत बनाया और दुनिया भर को भरोसा दिया कि उसका लोकतंत्र सबसे मजबूत है।
और दुनिया भर से लोग आकर वहां बस सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हम उसके इस इतिहास पर बात नहीं करना चाहते अभी कि अमेरिका ने दुनिया के कितने देशों में लोकतंत्र को खत्म कर दिया। बस बता रहे हैं कि वो हमारी नजर में है। लेकिन 6 जनवरी की घटना के जरिए जो भीड़ दिखी है, ऐसी ही भीड़ यूनिवर्सिटी, थाने और लाचार नागरिकों के प्रदर्शनों और मोहल्लों में खुलेआम घूमते हुए कहीं भी देखी जा सकती है, देखी जा चुकी है इंडिया में। यहां भी और वहां भी। आप मेरे साथ साथ तो नहीं बोल रहे, ऐसा मत कीजिए। अमेरिका में भीड़ का एक नाम है ट्रंप सपोर्टर। भारत में भी भीड़ का एक नाम है। तो कहीं नेता के नाम से, तो कहीं नेता और धर्म के नाम पर ऐसी भीड़ तैयार की गई है, एक ही मशीन से, एक ही तरह की प्रक्रिया से। आप देखते तो रहते ही हैं, या आपकी पहचान वाले भी उस भीड़ में रहते तो हैं ही। इसलिए अमेरिका की घटना को दुनिया के सारे देशों में एक तरह से नहीं देखा जा सकता, ना तुर्की में ना भारत में। कैपिटल हिल, इस ऐतिहासिक इमारत के भीतर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, कांग्रेस और सीनेट। 6 जनवरी को यहां बैठक चल रही थी। इलेक्टोरल वोट की गिनती के बाद इस बैठक में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत को मंजूरी दी जानी थी। हिंसा की आशंका थी, लेकिन हिंसक भीड़ को ऐसी छूट मिलेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। भीड़ ने कैपिटल हिल को घेर लिया। बाहरी परिसर में जगह जगह ऐसे फैल गई भीड़ जैसे कब्जा कर लिया हो। भीतर सेनेटर, रिपोर्टर और कर्मचारियों को बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई और इमारत के भीतर शरण लेने को कह दिया गया। ये 6 जनवरी का दिन था, ना कि 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर भी एक तारीख है जिसे जहां जो जगह मिली वहां छिप गए। परिसर में मोलोटोव कॉकटेल जैसी चीज दिखाई दी जिससे धमाका किया जा सकता था। ब्लैक लाइव्स मैटर के समय मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर में लॉ एंड ऑर्डर लिखकर कई बार ट्वीट करने वाले ट्रंप खामोश रहे। भीतर फंसे सेनेटर CNN से कहते रहे कि सुरक्षा फेल हो चुकी है। बात सही थी। इस इमारत के भीतर प्रवेश करने के नियम और सुरक्षा इतनी सख्त है कि एक बार में इतने लोग जा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो भीड़ बेखौफ दौड़ते नजर आ रही थी। सेनेटर कहते रहे कि तुरंत नेशनल गार्ड को भेजा जाना चाहिए, लेकिन नेशनल गार्ड को भेजे जाने में काफी देरी की गई। सदन के भीतर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को चेंबर से हटा दिया गया। एक समर्थक पेंस की कुर्सी पर जा धमका। सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में समर्थक पहुंच गए। उनकी मेज पर हाथ से लिखा एक नोट पाया गया, वी विल नॉट बैक डाउन, हम पीछे नहीं हटेंगे। कमरों के दरवाजे पर समर्थक लात मारने लगे। खिड़कियां तोड़ दी गई, स्मैश कर दी गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड को पिस्तौल निकालना पड़ गया। आतंकवाद के दौर में दुनिया भर की संसद को आतंकवादियों के हमले के हिसाब से सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन किसे अंदाजा था कि एक दिन राष्ट्रवादी गौरवशाली अमेरिका, फिर से महान बनाएंगे अमेरिका को, इन सब नारों की आड़ में एक नेता के समर्थक संसद के भीतर इस तरह खुलेआम घुसाएंगे। आपको कुछ याद आ रहा है या सिर्फ अमेरिका ही दिखाई दे रहा है? हिंसा के तांडव के 2 घंटे बाद नेशनल गार्ड बुला लिया गया। परिसर में तैनात प्रेस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। आप जानते हैं कि ट्रंप ने अपने झूठ को सही साबित करने के लिए अमेरिकी मीडिया को ही फेक न्यूज कहना शुरू कर दिया। वे लगातार अपने समर्थकों को यकीन दिलाते रहे कि मीडिया फेक है और जो वो झूठ बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा इसलिए कि वहां का मीडिया ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। भारत के गोदी मीडिया की तरह नहीं कि राष्ट्रवाद का नाम लेकर सवाल करने वालों को नक्सल बताकर आप जनता के मन में विपक्ष के प्रति भय पैदा कर रहा था। ऐसा अमेरिका का मीडिया नहीं कर रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? ये NBC के पत्रकार शुमारी स्टोन का ट्वीट है। कह रहे हैं कि ट्रंप के समर्थकों ने मीडिया पर हमला कर दिया। चिल्लाने लगे कि मीडिया जनता की दुश्मन है। यही वो लाइन है जो ट्रंप कई बार कह चुके हैं। शुमारी स्टोन ने लिखा है कि 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें भीड़ के लोग प्रेस के कैमरे और उपकरण तोड़ रहे हैं। दरअसल 20 साल पहले फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी और IT सेल नहीं था, और समर्थक के नाम पर एक ऐसी भीड़ तैयार करने की राजनीति भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, जो एक इशारे पर किसी ऐसी आवाज या संस्था पर हमला कर दे। अभी आपने कुछ देखा नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यहां भी
वहां भी। यह बात अब कई तरह की जांच रिपोर्ट से सामने आ चुकी है कि ट्रंप ने जीत हासिल करने के लिए झूठ के तंत्र का सहारा लिया। पैसे के दम पर 2016 के चुनाव में झूठी खबरों की आंधी चलाई गई और देखते देखते पूरा अमेरिकी चुनाव असली मुद्दों को छोड़ झूठी खबरों की चपेट में आ गया, जिसे भारत में आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक के नाम से जानते हैं। जनता इन खबरों के जरिए पैदा की गई बहसों में उलझने लगी। झूठ के सहारे रिपब्लिकन मतदाता को एक नेता के समर्थक में बदला जाने लगा और ये समर्थक उस नेता की प्राइवेट सेना की तरह काम करने लगे। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, यहां भी वहां भी। इस प्राइवेट सेना के सहारे व्यक्तिगत संबंधों में आग लगा दी गई। हर रिश्ते को बांट कर देखा जाने लगा और ट्रंप तर्क और तथ्य को छोड़ ऐसी भीड़ को हर दिन खुराक देने लगे। खुद इस भीड़ का एक ही काम था, हर उस आवाज को देश का दुश्मन बताना जो उसके नेता से सवाल करता था। यहां भी और वहां भी यह भीड़ झूठ की फैक्ट्री में तैयार की गई। यहां भी और वहां भी भीड़ के रूप में आए समर्थक नए आतंकवादी हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन भीड़ का आतंकवाद नए नए रूप में सामने आ रहा है, यह कहना ठीक रहेगा। यहां भी और वहां भी 6 जनवरी की घटना सिर्फ एक तारीख तक सीमित नहीं है। यहां तक स्थिति पहुंचने में पिछले 4 साल की हर घटना को समझना जरूरी है। किस तरह से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी संस्थानों के जरिए नफरत और झूठ को जन सुलभ कराया गया और लोग इसकी चपेट में आकर बवाली हो गए, यहां सांप्रदायिक हो गए। उसी का नतीजा है कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर किसानों से चिढ़ जाते हैं और उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहने वाले गोदी मीडिया को नोटिस भी नहीं करते। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, यहां का नारा वहां का नारा अचानक नहीं बन गया होगा। कूटनीतिक संबंधों की जरूरतों में चुनावी हार जीत में साझा होना कब शामिल हो गया, इस पर कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि भारत में लोग ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे। तब इसे गौरव के क्षणों के रूप में पेश किया गया कि ट्रंप को भी जीतने के लिए हमारे नेता की जरूरत पड़ रही है। लेकिन गौरव के इन क्षणों की तलाश में यह बात भुला दी गई कि जिस ट्रंप को जीतने के लिए हम अपना नारा दे रहे हैं, वो ट्रंप है क्या? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीति से बना है, कैसी राजनीति बनाता है और उसके समर्थक क्या हैं? दुनिया के सबसे पुराने और महान लोकतंत्र के नेता एक ऐसे नेता के प्रचार को याद नहीं करना चाहेंगे जिसके समर्थक और वो खुद भी लोकतंत्र को कुचलने की भीड़ में बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से आ रही भीड़ की हिंसा की खबरों पर गहरी चिंता जताई है, डिस्ट्रेस, और एक ट्वीट किया है। लोकतंत्र के इस पतन पर चिंता करने वाले इस बात से भी दुखी थे कि कैपिटल हिल पर कब्जा करने वाली भीड़ में कोई तिरंगा लहरा रहा था। काश इसमें अपना तिरंगा न दिखाई देता। कैपिटल हिल तक पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ अमेरिका का झंडा नहीं उठा रखा था। ट्रंप के उपद्रवियों ने एक और झंडा लहराया जिसे कन्फेडरेट फ्लैग के नाम से जाना जाता है। यह झंडा अमेरिकी सिविल वॉर के समय बनाया गया, जब दक्षिणी अमेरिका के 11 राज्यों ने अमेरिका को बांटने की कोशिश की। यह व्हाइट सुपरमेसी या गोरों की सर्वोच्चता की भावना से ग्रसित बंटवारा था। इन राज्यों में कॉटन की खेती होती थी, जिसके लिए इनको खूब सारे गुलाम चाहिए थे। उस समय अमेरिका की आबादी करीब 90 लाख थी, जिसमें 35 लाख के करीब गुलाम ही थे। ये राज्य चाहते थे कि गुलामी प्रथा जारी रहे और अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति बनना उन्हें मंजूर नहीं था। लिंकन गुलामी प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के हिमायती थे। वैसे उपद्रवकारी ट्रंप समर्थकों के बीच एक भारतीय झंडा भी नजर आया। ये वहां कैसे पहुंचा, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। कई जानकार इसका संबंध प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती की पिछली बातों से भी जोड़कर देखते हैं। वैसे इसे किसी व्यक्ति विशेष का कृत्य मानकर छोड़ देना चाहिए, पर उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम विदेशी धरती पर हो रहे किसी उपद्रव में अपना तिरंगा न लहराया जाए। खैर, कैपिटल हिल पर हमला हो या पुलिसिया कार्रवाई में अश्वेतों की हत्या का मामला हो, जिसकी वजह से अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नामक बड़ा आंदोलन चला, यह जाहिर है कि ट्रंप के कार्यकाल में ऐसे तत्वों ने न सिर्फ सिर उठाया जो श्वेत सर्वोच्चता में भरोसा रखते हैं, बल्कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वे
नस्लीय बंटवारे का झंडा उठाकर कैपिटल हिल तक पहुंच गए। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका में फिर से पुराना लोकतंत्र स्थापित करने की बात की है, जिसमें भेदभाव की कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने बाइडेन को सत्ता सौंपने की बात मान ली है, लेकिन डीसी में अभी 15 दिनों तक पब्लिक इमरजेंसी लागू रहेगी। यानी कि अगले 15 दिनों तक प्रशासन को वॉशिंगटन डीसी में ऐसी आपात स्थिति की आशंका बनी हुई है जिससे जान माल को नुकसान हो सकता है। इसे बाइडेन के शपथ के दिन तक रखा गया है, यानी कि ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने तक। सवाल हमलावरों को रोकने में डीसी पुलिस की नाकामी पर भी उठे हैं। हालांकि 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एफबीआई भी उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। ट्रंप ने सेव अमेरिका नाम से रैली बुलाई थी, लेकिन इस रैली में आए समर्थकों के कैपिटल हिल तक पहुंचकर किए जाने वाले उपद्रव के दौरान 4 लोगों की जान चली गई। इसमें ट्रंप की एक महिला समर्थक की मौत पुलिस की गोली से हुई। यह कैपिटल हिल के अंदर तब हुआ जब ट्रंप समर्थक उपद्रवी पुलिस के साथ भिड़ रहे थे। कुल मिलाकर 4 अमेरिकी नागरिकों ने जान गंवाई। खैर, इस सब के बाद ट्रंप फिर 4 साल बाद की तैयारी में जुट गए हैं। दुनिया सदमे में क्यों है? सदमे में आए लोगों से ही पूछने का वक्त है कि क्या आपको पता नहीं था कि ऐसी भीड़ रोज राष्ट्रवाद और फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे, फिर से ब्राजील को महान बनाएंगे, इसके नाम पर तैयार की जा रही है। अतीत के गौरव गान को आज के समय में साकार करने की झूठी कल्पना परोसी जा रही है और खेल हो रहा है कुछ और। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि अमेरिकी देशभक्तों, सुरक्षा का किसी तरह का उल्लंघन या हमारे देश की सुरक्षा बलों का अनादर स्वीकार्य नहीं है। हिंसा फौरन रुकनी चाहिए, शांति बनाए रखें। बाद में जब पत्रकार पूछने लगे कि आपने हिंसक भीड़ को देशभक्त कहा है, तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। देशभक्त, यह तो आपने सुना होगा, यहां भी वहां भी ट्रंप का बयान आया, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। इस बयान की बातें भी वही थीं जो भीड़ कह रही थी। ट्रंप की इस भाषा को ठीक से सुनिए और पहचानिए, आपको लगेगा कि ये तो वही है जो हमने सुनी है, यहां भी वहां भी। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. जाहिर है ट्रंप अपने समर्थकों को समझाने के नाम पर उनकी धारणाओं को हवा देने लगे, झूठ पर आधारित उनके गुस्से को सही बताने लगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया और ट्विटर ने 12 घंटे के लिए। स्नैपचैट ने ट्रंप के अकाउंट को लॉक कर दिया। सोशल मीडिया की साइट से ट्रंप के इस बयान को हटा दिया गया। यूट्यूब ने भी ट्रंप के वीडियो को हटाया है। भारत में ठीक उल्टा होता। इतना तो हुआ कि 4 साल में अमेरिका में इन टेक्नोलॉजी संस्थानों को यह बात समझ में आ गई, या अमेरिकी लोगों को आ गई, कि उनकी भूमिका से लोकतंत्र को खत्म करने वाली भीड़ तैयार की जा सकती है। दरअसल टेक्नोलॉजी संस्थानों को खुद से समझ नहीं आया, बल्कि समझ आया अमेरिकी प्रेस को, जिसने ट्रंप के आगमन में झूठ की आंधी को सच बनाकर जनता के बीच परोसने में फेसबुक और ट्विटर की भूमिका को लगातार उजागर किया, उनकी जीत के बाद भी। इसका अध्ययन हो चुका है और हो रहा है कि इतने सारे लोग भीड़ में कैसे बदल गए, जो नफरत और झूठ की जरा सी चिंगारी से सुलग उठते हैं और तहस नहस करने लगते हैं। आप चाहें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की पूर्व मैनेजिंग एडिटर जिल अब्राहमसन की किताब मर्चेंट्स ऑफ ट्रुथ पढ़ सकते हैं।
अब्राहमसन बताती हैं कि फेसबुक सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है दुनिया का, मगर किसी अखबार या चैनल की तरह खबरों की सत्यता और उसके प्रसार को लेकर नैतिक रूप से वो जिम्मेदार नहीं है। उसका जोर इस बात पर है कि बस कोई चीज वायरल हो जाए या ट्रेंडिंग में आ जाए, भले ही उस चीज में नफरत हो, समाज में दंगे भड़काने की क्षमता हो और झूठ हो। इस किताब और कई रिसर्च पेपर में बताया गया है कि कैसे एक भीड़ धीरे धीरे तैयार की जाती है। फेसबुक ने एल्गोरिदम के जरिए जान लिया कि उसके यूजर किन चीजों को पढ़ते हैं, साझा करते हैं। उनके न्यूज फीड में वैसी ही चीजों की सप्लाई होने लगी ताकि फेसबुक का अपना प्रसार होता रहे। जबकि एक अखबार किसी चीज को छापने से पहले अपने संपादकों से उसकी जांच परख कराता है। इसके जरिए समाज के एक तबके को राजनीतिक रूप से अलग किया गया और उस तबके को झूठ के हिसाब से लैस खबरें परोसी गईं, जो धीरे धीरे दूसरे धर्मों, नस्लों और मुल्कों से आए लोगों के प्रति नफरत पालने लगी। ये वहां भी हुआ, ये यहां भी। इन टेक्नोलॉजी संस्थानों पर उनका प्रभाव ज्यादा पड़ा जो सत्ता में थे या इनकी मदद से सत्ता में पहुंचे। इसके जरिए खत्म किया गया विपक्ष। हर आदमी के दिमाग में यह बात डाल दी गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, जबकि बात यह डाली जानी चाहिए थी कि जो सरकार चुनी गई है वो क्यों कुछ नहीं कर रही है। इस तरह से जनता पहले भीड़ बनाई जाती है और भीड़ बनाने के बाद उसे रोबोट में बदल दिया जाता है। इस तरह से ट्रंप ने अपने विरोधियों को खत्म कर एक चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जिस इतिहास पर अमेरिका दुनिया भर में सर उठाकर चलता था या कहता था, उस इतिहास से लैस अमेरिका के गौरव का सर कलम कर दिया गया। एक अंतर था यहां और वहां में। वहां का प्रेस लड़ने लगा, यहां का प्रेस गोदी मीडिया बन गया। वॉशिंगटन पोस्ट ट्रंप के बोले गए झूठ की गिनती करने लगा और झूठे तथ्यों को उजागर करने लगा। भारत का गोदी मीडिया झूठी बातों को सच बताकर परोसने लगा। भारत में आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा कभी किसी चर्चा में। वॉशिंगटन ने 5 नवंबर 2020 तक की अपनी गिनती में पाया है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 1386 दिनों में 29,508 बार झूठ बोले थे या गुमराह करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। अब की बार ट्रंप सरकार जिसने झूठ बोला 29,000। इस बीच अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की मंजूरी दे दी, उनकी जीत की पुष्टि कर दी। The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. हिंसा के बीच अमेरिकी सदन की यह कार्यवाही इतिहास के उन धड़कते दिनों की तरह याद की जाएगी जब जनता का बना बनाया लोकतंत्र उसके बीच से बनी भीड़ और उसके नेता के हाथ में जब तब जाने को था। अमेरिकी मीडिया एक नए राष्ट्रपति का स्वागत उदास मन से करता रहा। 6 जनवरी की घटना को लेकर शर्मसार होता रहा। भारत का गोदी मीडिया क्या करता है आप जानते हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहा होता। एक ऐसे समय में अमेरिका का माखौल दुनिया भर में उड़ रहा था। उसी वक्त में अमेरिका की कुछ संस्थाएं उसकी लाज भी बचा रही थी। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसकी रीढ़ में दम है, अभी नेता ने तोड़ा नहीं है। क्या होता जब ट्रंप के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आ गया होता, वहां का चुनाव आयोग घुटने टेक गया होता अन्य देशों की तरह। तो आज आप दुनिया में लोकतंत्र के समापन का आखिरी चैप्टर देख रहे होते। लोकतंत्र बच गया या नहीं ये आगे पता चलेगा। ओबामा ने भी इस घटना की निंदा की है। जो बाइडेन का बयान सुनते हैं। This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद इस दौर को तेजी से समझ रहे थे। अपने नेता के अंधभक्त बने रहने के बजाय उन्होंने इतिहास का साथ दिया आखिरी वक्त में, उस इतिहास का जो लोकतंत्र के कुचले जाने के वक्त लोकतंत्र के साथ खड़ा होने वालों का था, ना कि भीड़ का। रिपब्लिकन नेता मिच मैकनॉल ने बुधवार की दोपहर कहा कि अदालतों, वोटरों और राज्य की सरकारों ने अपना मत साफ कर दिया है। अगर हम उन सब के खिलाफ जाएंगे तो हम अपने गणतंत्र को हमेशा के लिए नुकसान कर देंगे। अगर इस चुनाव के नतीजों को सिर्फ हारने वाली साइड के लगाए गए इल्जामों की वजह से उलट दिया जाएगा तो ये हमारे लोकतंत्र को उसकी मौत की तरफ धकेल देगा।
हम आज के बाद कभी भी इस देश को एक चुनाव को स्वीकार करते हुए नहीं देख पाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के कई और सांसदों ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली। जब ट्रंप नवंबर और दिसंबर के दौरान चुनाव पर सवाल उठा रहे थे, तब रिपब्लिकन सांसद चुप थे और उनका साथ दे रहे थे। CNN पर एक सेनेटर ने खूब कहा कि नफरत कभी भी किसी रचनात्मक दिशा की ओर नहीं ले जा सकती है। मतलब कभी ना कभी उसका असली रूप सामने आ जाएगा, जो आ गया अमेरिका में। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पेंस पर दबाव बनाया कि हार को उलट दें, लेकिन पेंस ने ऐसा करने से मना कर दिया। साफ साफ कहा कि उनके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। पेंस ने अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि उन्होंने संविधान की रक्षा और पालना करने की शपथ ली है, जो उन्हें इस तरह की एक तरफा कार्रवाई करने से रोकती है कि वे कुछ इलेक्टोरल वोट्स को गिनने से मना कर दें। रिपब्लिकन पार्टी के एक और सेनेटर लिंडसी ग्रैम ने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट की गिनती को चुनौती देना दुनिया का सबसे भद्दा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और मेरी एक शानदार यात्रा रही है और मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह से खत्म हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की चुनाव को दी गई इस चुनौती से किसी को कोई फायदा नहीं। जो भी कंजर्वेटिव संविधान में यकीन रखते हैं, उनके लिए संविधान के लिए खड़े होने का मौका है। अमेरिका में रिपब्लिकन समर्थकों को कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी कहा जाता है। अब जब सब हो गया, तब जाकर ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होगा। अब की बार ट्रंप सरकार नहीं होगी। अमेरिकी सदन में जो बाइडेन की जीत को मान्यता दे दी गई और अंत में प्रार्थना हुई अमेरिका की शांति और सद्बुद्धि के लिए। We deplore the desecration of the United States Capitol building, the shedding of innocent blood, the loss of life, and the quagmire of dysfunction that threaten our democracy. Use us to bring healing and unity to our hurting and divided nation and world. बहुत कुछ खत्म हो चुका है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। उसने तो फिर भी बचा लिया, लेकिन क्या कोई और देश इस हालात में खुद को बचा लेता? यह सवाल बेहद प्रासंगिक है, यहां भी वहां भी। अच्छी बात है कि 2 महीने से भारत के किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आज की तारीख में भारत दुनिया को किसानों का उदाहरण दे सकता है कि वे ट्रंप के समर्थकों की तरह नहीं हैं। तभी तो भारत अपने किसानों पर गर्व करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन हो रहा है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक बार मैंने तुषार मेहता को अटॉर्नी जनरल कह दिया था, जो गलत था। उस भूल पर खेद प्रकट करता हूं। तुषार मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जाहिर है जो पूछा जाएगा उसी का जवाब देंगे, लेकिन अगर यही पूछ दिया जाता कि किसान आंदोलन के जवाब में जो किसान सम्मेलन हो रहे हैं, क्या उनमें सरकार कोविड के नियमों का पालन कर रही है, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को किसान सम्मेलन का यह वीडियो देखना पड़ता कि कैसे कृषि मंत्री मंच पर हैं और 2 गज की दूरी के नियमों का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम किसान सम्मेलनों में नियमों के पालन की खानापूर्ति ही की गई। आप जानते हैं कि कोविड के नियम बनाने और लागू कराने की नोडल संस्था गृह मंत्रालय है, लेकिन हैदराबाद की इस रैली का वीडियो देखते हुए तुषार मेहता क्या कहते कि गृह मंत्री की सभा में कोविड के नियमों का पालन हुआ था या नहीं। कोविड के नियम हर जगह पालन होने चाहिए, लेकिन इन नियमों की आड़ में सिर्फ सरकार के पक्ष को ही लाभ क्यों मिलना चाहिए।
वो रैली कर सकती है, लेकिन किसान आंदोलन करेंगे तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। वैसे उन्हें करना भी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी बिहार चुनाव को लेकर कोविड के नियम बनाए थे, लेकिन किसकी सभा में कोविड के नियमों का पालन हुआ, अब यह बात बेमानी हो चुकी है। तुषार मेहता को कहना चाहिए था कि अब यह नियम दिखावे के रह गए हैं। नेताओं की रैली में इनका पालन नहीं होता तो किसानों से यह सवाल कैसे किया जाए। बहरहाल सौरभ शुक्ल ने पटियाला की 54 साल के किसान कुलबीर कौर से बात की है। 2 एकड़ की जमीन है और ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर चलाते हुए आई हैं। माता जी अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई है, क्या करती हैं? मेरा नाम कुलबीर कौर है, पिंड मेरा कौलिया, जिला पटियाला है। मैं किसान दी बेटी, एक किसान दी पत्नी हाँ। अच्छा। मेरे पति दी डेथ 14 च हो गई है। बेटे मेरी दी डेथ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना करके करती है इन्होंने। आपके बेटे की भी डेथ हो गई है, पति की हो गया, मैं हाँ पति दी भी हो गई। मेरे घर ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ कोरोना नहीं सी, सरकार ने कोरोना कह के मार दिता। मेरे बेटे ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, मैं ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। मेरी जिंदगी कोरा कागज है, मेरा ਹੁਣ कोई नहीं हैगा। आपका कोई नहीं है? हिंदी बोल सकती है थोड़ा सा? हाँ जी, मेरा कोई नहीं हैगा। आपका कोई नहीं है? कोई नहीं है। आप किसानी करती हैं? हम किसानी करते हैं। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। 2 एकड़? हाँ जी। क्या उगाती हैं आप उसमें? बस यही जीरी, गेहूँ, चावल। हाँ जी। राइस। आपको क्यों लगा कि चलना चाहिए किसान आंदोलन में? क्योंकि मैं अगर हुण मेरा कमाने वाला तो कोई रह ही नहीं गया। अगर जिन्हें काले कानून इन्हें मोदी ने लागू करते, मेरे पास तो वो भी जमीन नहीं रहेगी। मैं कहाँ से खाऊंगी? 2 रोटी तो मैंने भी खानी है। आपको लगता है कि इस कानून से आपकी जमीन चली जाएगी? चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा मेरे को कल लोड़ी चाहिए। अगर ना मैं किसी को ठेके के भी दूंगी तो मेरे को कहाँ पैसा मिलेगा। आज कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा में पिछले साल भी कई बार ट्रैक्टर का मार्च निकला था। जब किसानों ने सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का तरीका निकाला कि मार्च भी हो जाए और कोविड के नियमों का पालन भी होता रहे। 7 जनवरी को किसान आंदोलन की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने केएमपी हाईवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर और शाहजहांपुर से भी ट्रैक्टर मार्च निकला। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रैक्टर मार्च निकलता रहा। कई नागरिकों ने भी इस मार्च का साथ दिया और रास्ते में किसानों के लिए भोजन पानी लेकर खड़े रहे। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है। आज जो है आप जो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन खोसने का इरादा है इस मोदी सरकार का। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चलेगी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो नए कृषि कानून जो है ये किसानों को फायदे के लिए है। यह झूठी सरकार है, हमें इसका विश्वास ही नहीं। क्या पता कितने वादे कर ले, पहली सरकार में भी कर ले रही, इब की सरकार में भी ना कर लिए। सरकार 2 योजना था, दूसरी योजना है इसकी, कौन काम ढंग का करा इसने। 40 दिन से ज्यादा हो चला है, किसान जो है सड़क पर विरोध के लिए निकल चले हैं। हमारे पास अगर देखेंगे तो एक लंबी कतार है, ट्रैक्टर की लंबी कतार है, उस पर किसान बैठे हुए सारे लोग प्रदर्शन के लिए। आप कहाँ से हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हैं। हाँ जी। हम जो है इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते हैं क्योंकि ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है और सरकार हठधर्मिता कर रही है। इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की पहचान है। 26 जनवरी को तिरंगा ही परेड में शामिल होगा। ये रिहर्सल है 26 जनवरी की परेड के लिए और पूरी तैयारी की जा रही है। तो मतलब आप लोग पूरी तरह तैयार है कि सरकार जो है कृषि कानून जब तक वापस नहीं तब तक प्रदर्शन? बिल वापसी हर तरीके से तैयार है। बिल वापसी नहीं, घर वापसी सरकार से सादत वैसे जाया नहीं होने की, कानून तो वापस होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लेके जाएंगे, हम करने जाएंगे, वापिस नहीं जाने का कोई भी। घर वाले ही और यहाँ लग रहे वापिस। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो 26 जनवरी को पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। सौरभ ने बलदेव सिंह सिरसा से बात की है। आज एक हमारी जैसे सरकार, कोई भी सरकारी ऐसे दिवस आते हैं तो वो पहले रिहर्सल करते हैं। ये हमारे किसान हैं जो आज रिहर्सल कर रहे हैं, जो कि 26 जनवरी तक हमारी मांगें पूर्ण तौर पे नहीं मानी जाती तो 26 जनवरी को हम इसी ढंग से जो है कि ये ट्रैक्टर परेड करें। सर, आप 4 तारीख की बैठक में भी शामिल थे, सरकार का रुख कैसा था? सरकार का जो रुख है वो किसानों
के साथ सहानुभूति वाला नहीं है। सरकार जो है किसानों के साथ जो बातचीत के ड्रामे करती है, जिसलिए हमें मजबूर होकर ये ट्रैक्टर रैली जो है ये निकालनी पड़ी है। किसान आंदोलन पर नजर रखने के साथ साथ अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों ने जो भीड़ के नाम पर, जो समर्थक होने के नाम पर दुस्साहस किया है, उसके बारे में सोचिए। और इस तरह से मिलती जुलती भीड़ जहां भी जिस भी देश में दिख रही है, उसके बारे में भी सोचिए, यहां भी वहां भी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।